बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZAK लॉ एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट 2 का। ठीक है, तो पास्ट पेपर स्टार्ट किए हुए थे। ठीक है, इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, एक्सप्लेन द कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे जो प्रोविंशियल असेंबलीज है पाकिस्तान की, इसकी कंपोजिशन किस तरह होती है और उसके फंक्शंस क्या है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोविंसेस प्रोविंशियल असेंबलीज क्या है। ठीक है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान जो बना है, ठीक है, वो 4 प्रोविंसेस से बना है, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध से। ठीक है, जो हर एक प्रोविंस का अपना एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। ठीक है, जिसको हम प्रोविंशियल असेंबली कहते हैं, जो प्रोविंस के जो कैपिटल्स हैं उसमें होता है। ठीक है, और जो प्रोविंशियल कैबिनेट है वो सेलेक्ट होती है, जो प्रोविंस की जो कैबिनेट होती है वो सेलेक्ट होती है, जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होते हैं उनमें से वो सेलेक्ट होते हैं उसके मेंबर्स, कैबिनेट के मेंबर्स। और जिसको हेड करता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, जो प्रोविंशियल असेंबली से अमंग द इस मेंबर्स से वो सेलेक्ट होता है। ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है, जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं पाकिस्तान की, वो ऑटोनॉमियस बॉडी है। ठीक है, वो एक किस्म की फ्री बॉडी है जिनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जिनका जिनका अपना एक लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, अब अभी हम रेलेवेंट प्रोविजन पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, 1973 का, उसमें चैप्टर 2 पार्ट 4 में ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 106 टू 117, ठीक है, 117 तक, ये प्रोविंशियल असेंबली से डील करता है। ठीक है, इसके हम आगे चलते हैं, बाकायदा डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे चूंकि मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की है उसी तरह एक मेंबर की, ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, उसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी कहा गया है कि वही क्वालिफिकेशन प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है। जिस तरह प्रोविंशियल असेंबली के लिए जो है पहली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि वो मुस्लिम बाय फेथ होना चाहिए। ठीक है, वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान होना चाहिए, उसकी एज 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और वो कोई भी ऐसा ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए जिसमें उसको प्रॉफिट मिलता हो। ठीक है, मतलब जो उसका अपना एक ऑफिस है, ठीक है, एज ए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, उसके अलावा किसी और प्रॉफिटेबल ऑफिस वो होल्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट नेम मस्ट बी एनरोल्ड। ठीक है, इलेक्टोरल रोल में उसका नाम होना चाहिए, और वो जो कैंडिडेट है प्रोविंशियल असेंबली के लिए, जो कैंडिडेट है वो मेंटली और फिजिकली फिट होना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं मेथड ऑफ इलेक्शन के बारे में, कि प्रोविंशियल असेंबली का मेथड ऑफ इलेक्शन क्या है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इज आर इलेक्टेड बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन। ठीक है, उनका डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन होता है टू थ्रू विद द पॉपुलरिटी। ठीक है, मतलब अगर वो पॉपुलर वोट के थ्रू, थ्रू द सिटीजन, इसके जो उनके जो लोग होते हैं उनको पॉपुलरिटी बेस पे इलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शन है। ठीक है, वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं थ्रू इलेक्शन, लोग उनको सेलेक्ट करते हैं। टर्म ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली को देखते हैं। ठीक है, कि प्रोविंशियल असेंबली का टर्म कितना है। जो प्रोविंशियल असेंबली का टर्म है, टेन्योर है, पीरियड है, वो 5 साल है। ठीक है, और ये 5 साल तब स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जब इनकी पहली मीटिंग कंडक्ट होती है, और उनका ये डिसॉल्व होता है जब इनका टर्म खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, 5 साल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। अभी हम प्रोविंशियल असेंबली के कंपोजिशन को देखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 106 ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973, ठीक है, इसमें कहता है कि जो जो प्रोविंशियल असेंबली के सीट्स हैं, ठीक है, वो बेस करते हैं पॉपुलेशन पे ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोविंस। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन है। इन एडिशन टू द जनरल सीट्स के अलावा इधर जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्व सीट्स भी है वुमेन्स के लिए और नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, जो नीचे ये टेबल दिया गया हुआ है, ठीक है, ये इसमें सारी मतलब जो सीट्स है प्रोविंसेस की, वो कैंडिडेट है वो शो की गई है डिटेल से, मतलब बताई गई है, आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो बलूचिस्तान की हम देखें, जनरल सीट 51 है। ठीक है, जिनमें से 11 सीट जो है वो वुमेन्स की है।
اور 3 نان مسلم کی ہے، ٹوٹل سیٹ جو وہ 65 ہے، ٹھیک ہے، بلوچستان کی جو پروونشل اسمبلی ہے۔ خیبر پختونخوا کی، یہ تو خیبر پختونخوا کی ابھی فاٹا کے بعد یہ زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 115 بن گئی ہے، جس میں سے 26 جو ہے وہ وومنس کی ہیں، ٹھیک ہے، اور 4 نان مسلم کی ہیں، اور ٹوٹل 145 ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو پرانا تھا وہ اس میں 99 جو جنرل سیٹس تھیں، 22 وومنس کی تھی اور 3 نان مسلم کی تھی، ٹوٹل بنتی تھی 124، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب کی جو ہے وہ 297 جنرل سیٹس ہیں، جس میں 66 جو ہے 66 وومنس کے لیے ریزروڈ ہے، اور 8 جو ہے نان مسلم کے لیے، اور ٹوٹل جو سیٹس بنتی ہے وہ 371 بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ سندھ اسمبلی کا ہے، سندھ کی جو ہے اسمبلی ہے، اس میں جنرل سیٹ جو ہے 130 ہے، ٹھیک ہے، جن میں مطلب جن کے ساتھ جو 29 وومنس کے لیے ریزروڈ ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں 9 جو ہے نان مسلمس کے لیے، اور 168 جو ٹوٹل ہے، ٹھیک ہے، ٹوٹل ممبرشپ ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے بولا تھا کہ جو خیبر پختونخوا ہے، ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں جو نمبر آف پروونس سیٹ جو ہے فار دا کی پی وہ انکریز ہو گئی تھی، بیکاز یہ فاٹا کے ساتھ مرج ہو گیا آفٹر دی 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، ٹھیک ہے، پارلیمنٹ نے جو پاس کیا تھا مئی 2018 میں، اور نئے جو نمبر آف سیٹ آئی، ٹھیک ہے، اسمبلی میں، وہ اکارڈنگ ٹو 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تھرو آئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آئی۔ اور یہ کیوں زیادہ ہوئی؟ کیونکہ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن کی جو سیٹ بیس کرتی ہے، ڈیپینڈ کرتی ہے، وہ پاپولیشن پہ کرتی ہے آف دیئر ریسپیکٹیو پروونس، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی فاٹا اس میں مرج ہوا تو جو خیبر پختونخوا کا مطلب جو پاپولیشن تھی وہ ایک قسم انکریز ہو گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ان میں سیٹس بھی انکریز کرنی پڑی، ٹھیک ہے۔ یہ کمپوزیشن تھا جو اسمبلیز ہے پاکستان میں، ان کا کمپوزیشن تھا، ٹھیک ہے، کہ ان میں ٹوٹل کتنی سیٹس ہیں، کتنے وومنس کے لیے ریزروڈ ہے، کتنے نان مسلم کے لیے ریزروڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ پروونشل اسمبلی کس طرح ڈیزالو ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 112 ٹھیک ہے آف دی کانسٹیٹیوشن 1973، اس میں یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ جب بھی مطلب پاور تو گورنر کے پاس ہے کہ وہ ڈیزالو کر سکتا ہے پروونشل اسمبلی، مگر اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ چیف منسٹر پہلے ایڈوائز کرے، ٹھیک ہے۔ جب چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا گورنر کو کہ آپ ڈیزالو کر دیں پروونشل اسمبلی، تو اس صورت میں جو گورنر ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ڈیزالو کرے پروونشل اسمبلی آن دی ایڈوائز آف چیف منسٹر، ٹھیک ہے، وہ باؤنڈ ہوتا ہے۔ اور دا پروونشل اسمبلی ول بی آٹومیٹکلی ڈیزالوڈ آفٹر 48 آورس، اگر مطلب یہ ہے کہ جب اگر وہ جو گورنر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو آن دا ایڈوائز آف چیف منسٹر وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی 48 آورس کے بعد، جب سے اس چیف منسٹر نے ایڈوائز کیا ہے اس کے 48 آورز بعد وہ جو اسمبلی ہے وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر اگر لیٹ سپوز اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن پاس ہوا ہے اگینسٹ دا چیف منسٹر، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں گورنر کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کریں اپون ہز اون ڈسکریشن، اپنی مرضی سے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں، مگر فردر اس کو اپروول چاہے ہوگا پریزیڈنٹ کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہی وہ ڈیزالو کر سکتا ہے۔ تو یہ سمپل سا میتھڈ تھا جس میں بتایا گیا ہے کہ ڈیزولوشن آف پروونشل اسمبلی کس طرح مطلب کر سکتے ہیں، کس طرح پروونشل اسمبلی کو ڈیزالو کیا جا سکتا ہے۔ سمپل اس میں یہ ہے کہ چیف منسٹر ایڈوائز کرے گا گورنر کو، اور گورنر باؤنڈ ہوگا کہ وہ اس ایڈوائز کے تھرو مطابق وہ اسمبلی کو ڈیزالو کرے، اگر وہ ڈیزالو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ ود ان 48 آورز جو اسمبلی ہوگی، پروونشل اسمبلی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوا ہے چیف منسٹر کے اوپر، ٹھیک ہے، تو چیف منسٹر کا ایڈوائز نہیں کر سکتا، پھر وہ اسمبلی کو ڈیزالو نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ گورنر کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ اپون ہز اون ڈسکریشن اگر وہ ڈیزالو کرنا چاہتا ہے وہ ڈیزالو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اس کو پریزیڈنٹ سے اپروول چاہیے ہوگی، اس کے بعد ہی وہ ڈیزالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، پاورز کو دیکھتے ہیں کہ کیا پاورز اینڈ فنکشنز ہیں۔ ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کی کیا پاورز اور فنکشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 3 میجر پاورز اور فنکشنز دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پروونشل اسمبلی کی، ٹھیک ہے، جس میں سب سے پہلے تو لیجسلیٹو پاور ہے،
ठीक है। प्रोविंशियल असम्बली है, वो उसके पास पावर है कि वो लॉ मेक कर सकते हैं, वो लॉज बना सकते हैं अपने लिए, ठीक है। प्रोविंस के लिए लॉज बना सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द क्रिमिनल लॉज बना सकते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज बना सकते हैं, एविडेंस लॉज बना सकता है, ठीक है। और भी मैटर्स, ठीक है, जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ना हो। यहाँ तीन किस्म के लिस्ट हैं: फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, कंकरन लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट, ठीक है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें फेडरल, जो फेडरल है, ठीक है, वो लेजिस्लेशन कर सकती है, ठीक है। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट वो होता है जिसमें प्रोविंस कर सकते हैं, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिनमें दोनों फेडरल और प्रोविंस दोनों मिलके जिनमें लॉ मेकिंग कर सकती है, ठीक है। तो अगर वो लॉ, जो मैटर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में ना हो, तो उन चीजों पे जो प्रोविंस है वो लॉ मेकिंग कर सकता है। हाउएवर वो लॉज बना बना सकता है जो रिपुग्नेंट ना हो, खिलाफ ना हो इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, ठीक है, लेड डाउन इन द होली कुरान एंड सुन्ना, जो कुरान और सुन्ना के अहकामात के खिलाफ और खिलाफ ना हो, ऐसे लॉज, ठीक है, वो बना सकते जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ ना हो। जो दूसरा ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ रिपुग्नेंट ना हो, अगेंस्ट ना हो, खिलाफ वर्जी ना करता हो। इन तीसरा ये है कि वो इनकंसिस्टेंट ना हो विद द फेडरल लॉज, जो फेडरल लॉज है उनके साथ कॉन्ट्रडिक्ट ना करें, ठीक है। वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें, ऐसे लॉज बना सकता है, ठीक है। और जो प्रिंसिपल पॉलिसी को कंसोलेंस ना करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम दूसरी पावर देखेंगे कि जो प्रोविंशियल असेंबली की पावर है कि वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन आ जाता है जो प्रोविंशियल असेंबली का है, जब जब प्रोविंशियल असेंबली जनरल इलेक्शन के बाद आती है, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में उसका सबसे पहला फंक्शन ये होता है कि वो स्पीकर को इलेक्ट करते हैं और डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम दी देयर फेलो, जो मेंबर्स होते हैं प्रोविंशियल असेंबली के, उनमें से इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आके नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। तीसरा फंक्शन आ जाता है प्रोविंशियल असेंबली का, ठीक है। इसके पास एक किस्म की पावर है, ठीक है। आर्टिकल 122 सबसेक्शन सब आर्टिकल जो 2 है, और आर्टिकल 124 जो प्रोविंशियल असेंबली को एम्पावर करता है, ठीक है। वो उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी जो डिमांड है या किसी भी बजट है उसमें उसको डिनाई कर सकता है, उसके डिमांड कर सकता है, उसको रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, और स्पेसिफाइड अमाउंट में, ठीक है। वो जब अप्रूवल देता है बजट को, ठीक है, गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं आता कि वो उसमें तजाद या उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करें। और गवर्नमेंट मस्ट गेट रेगुलराइजेशन फ्रॉम द प्रोविंशियल असेंबली। और गवर्नमेंट का जब भी बजट के अप्रूवल वगैरह कुछ में आएगा, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट का ये है कि वो रेगुलराइजेशन के लिए प्रोविंस से इजाज़त ले, एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर के लिए, ठीक है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो सबसे बड़ा रोल तो ये भी है कि जो प्रोविंशियल असम्बलीज है, ठीक है, वो भी कंट्रीब्यूट करती है जॉइंट सेटिंग में। जब भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है तो इनका वोट भी काउंट होता है, जो प्रोविंसेस हैं उनको भी वोट देने का हक है, ठीक है, कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करें, ठीक है। तो तो प्रोविंशियल असम्बली के पास ये राइट है कि वो एज ए इलेक्टोरल कॉलेज एक्ट करते हैं, ठीक है, तो और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो पांचवी नंबर पे जो इसकी पावर आ जाती है, इसका ये पावर है कि जो जो ये चेक एंड बैलेंस रखता है पॉलिसीज पे और प्रैक्टिसेस पे ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है प्रोविंशियल असेंबली का है, वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है और मॉनिटर करता है जो पॉलिसीज होती है, प्रैक्टिस होती है, परफॉर्मेंस है गवर्नमेंट की, उसको उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है। आर्टिकल 130, जिसका सब आर्टिकल 4 है, वो बताता है जो कैबिनेट है, ठीक है, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है प्रोविंशियल असेंबली को, ठीक है। आखिरी नंबर जो पावर आ जाती है प्रोविंशियल असेंबली की कि वो ऑटोनमी है, ठीक है, कि उसके पास पावर है कि वो इस्टेब्लिश करे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, ठीक है। जब 18th अमेंडमेंट आई, ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट प्रोविंसेस के पास ये पावर आ गई कि वो ग्रांट कर सकती है पावर, ऑटोनमी, ठीक है, लोकल
جو لوکل ایریاز ہیں، ٹھیک ہے، ان میں وہ یہ لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کر سکتی ہے، لوکل سسٹم کو، جس میں انہوں نے ٹرانسفر آف پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو فائنینشیل رسپانسبلٹی اتھارٹی دے دی ہے ان، مطلب وہ بھی ڈائریکٹلی پیپلز کے تھرو الیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاپولرٹی آف ووٹ جو لوکل گورنمنٹ کے ممبرز مطلب ریپرزنٹیٹیو ہیں، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ بائی دی پیپل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اٹ انکریز دی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی آف دی پروونسز، جس کی وجہ سے فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے، ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل اٹانومی ہے، وہ پروونسز کی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ آفٹر دی 18th امینڈمنٹ وجود میں آیا، ٹھیک ہے، یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. شب بخیر، اللہ حافظ.